नमस्ते, मैं विक्रांत काउंसिल के वीडियो ब्लॉग में आपका स्वागत है। भारतीय अर्थव्यवस्था में एक बहुत अजीब सी घटना घट रही है। घटना ये घट रही है कि एयरप्लेन से उड़ने वाले लोगों की संख्या तो बढ़ रही है, लेकिन एयरप्लेन उड़ाने वाली जो कंपनियां हैं वो लगातार घाटे में जा रही हैं, बंद हो रही हैं। अभी आपने एक सूचना सुनी होगी, अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी कार्यक्रमों में देखा होगा कि जो गो फर्स्ट नाम की कंपनी है उसने दिवालिया होने के लिए जो कानूनी कार्रवाई थी, जो कानूनी अर्जी लगाई जाती है, वो लगा दिया है और कहा है कि अब हमें आप दिवालिया घोषित कर दीजिए, क्योंकि अब हम इस स्थिति में नहीं है कि बैंकों का और जिन लोगों ने भी पैसा दिया है उनका कर्ज चुका सके। भारत में लेकिन गो फर्स्ट एकमात्र ऐसी कंपनी नहीं है जो एयर लाइन वाले बिजनेस में है और बंद होने के कगार पर खड़ी है। यह लिस्ट बहुत लंबी है। अगर आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो एक एयर कोस्टा नाम की कंपनी हुआ करती थी, 2013 में बनी थी और 2017 में ये बंद हो गई। कारण ये था कि इसके साथ भी वित्तीय कमियां आई, वित्तीय गड़बड़ियां आई, वित्तीय घाटा हुआ और इसे बंद करना पड़ा। फिर एक पैरामाउंट एयरवेज था, 2005 में बना, 2010 में बंद कर दिया गया। इसका भी एक कारण वित्तीय ही बना था। फिर एयर डेक्कन करके एक कंपनी हुआ करती थी, 2003 में बनाई गई थी, 2017 में बंद कर दी गई। बल्कि 2007 में तो किंग फिशर ने इसका अधिग्रहण भी कर लिया था। फिर किंग फिशर जो विजय माल्या की कंपनी है, जिस एक कंपनी की वजह से विजय माल्या को देश छोड़ना पड़ा, 9,000 करोड़ का एसबीआई का बड़ा घोटाला करना पड़ा। किंग फिशर 2005 में विजय माल्या ने बनाया और 2012 में किंग फिशर को दिवालिया घोषित करना पड़ा। देश के तमाम बड़े एजेंसियों को विजय माल्या के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी करना पड़ा और किंग फिशर भी बंद कर दिया गया। फिर जेट एयरवेज एक कंपनी थी, सन 1993 में बनाई गई थी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जेट एयरवेज एक ऐसी कंपनी थी जो भारत के जो कॉमर्शियल बाजार है, जहां हम आप जैसे लोग उड़ान भरते हैं, उस मार्केट में वो देश की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी थी। लेकिन 2019 आते आते इस कंपनी का भी दिवालिया निकल गया। कर्ज का बोझ इतना ज्यादा था कि जेट एयरवेज को भी बंद करना पड़ गया। फिर एक कंपनी थी एयर सहारा, सन 1993 में बनाई गई थी और 2007 आते आते ये कंपनी भी बंद हो गई और इसको जेट एयरवेज को बेच दिया गया। फिर एक कंपनी बनी एनईपीसी एयरलाइंस, 1993 में बनी, 1997 में खत्म हो गई। फिर एक ईस्ट वेस्ट एयरलाइन बनी, 1992 में बनी, 1996 में खत्म हो गई। फिर एक दमानिया ग्रुप जो भारत का बहुत पैसे वाला ग्रुप है, बहुत बड़ा कारोबारी समूह है, उसने सन 1993 में अपना एक एयरलाइंस लॉन्च किया, वो भी 1997 में बंद कर गई। तो कहने की बात यह है कि भारत में एयरलाइंस में बहुत सी कंपनियां आई और बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां आई, लेकिन भारतीय एयरलाइंस बाजार में ऐसा क्या कुछ घट रहा है या क्या कुछ है जिसकी वजह से ये कंपनियां सफल नहीं हो पाई और किसी ने खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, तो कोई कर्ज के बोझ में इतना दब गया कि उसे अपना व्यापार बंद करना पड़ा। और एक और महत्वपूर्ण बात इसमें ध्यान देने वाली थी कि इन कंपनियों में सबसे ज्यादा वो कंपनियां जल्दी डूब गईं जिन्होंने किसी दूसरे कंपनी का अधिग्रहण किया, जैसे किंग फिशर। किंग फिशर एक वक्त में बहुत अच्छा मार्केट भारतीय अर्थव्यवस्था में पकड़ चुकी थी एयरलाइंस का, लेकिन उसने एयर डेक्कन का अधिग्रहण कर लिया और उसका परिणाम ये रहा कि किंग फिशर डूब गया। वैसे ही जेट एयरवेज ने एयर सहारा का अधिग्रहण कर लिया था और वो भी डूब गई। तो ये देखने को मिलता है कि भारत में जब कोई बड़ी एयरलाइंस किसी एयरलाइंस का अधिग्रहण करती है तो उसके सामने वित्तीय संकट खड़े हो जाते हैं और बहुत से ऐसे एयरलाइंस हैं जो जब भारत में ऑपरेट करते हैं तो वो बंद हो जाते हैं या दिवालिया घोषित हो जाते हैं। तो अब समझना ये है कि भारत में एयरलाइंस क्यों फेल हो रहे हैं, क्यों यह बाजार लोगों की संख्या बढ़ने के बावजूद, पैसेंजर बढ़ रहे हैं, लोग हवाई जहाज से एक जगह से दूसरी जगह उड़ रहे हैं, नए नए एयरपोर्ट बन रहे हैं, छोटे छोटे शहरों को एयरप्लेन से जोड़ा जा रहा है, फिर भी ये कंपनियां बंद क्यों हो रही हैं। असल में इसके कुछ कारण हैं और पहला कारण है, इसका हाल फिलहाल के दिनों में देखा गया है, वो है ईंधन की लागत। असल में एयरप्लेन जो है मोटरसाइकिल या कार नहीं है कि वो किसी भी सामान्य ईंधन से चल जाएगा, डीजल पेट्रोल से। एयरप्लेन चलाने के लिए जिस ईंधन की जरूरत होती है उसको एटीएफ कहा जाता है, एयर टरबाइन फ्यूल। अब एयर टरबाइन फ्यूल क्या है कि वह एक विशेष किस्म का ईंधन है जिसके वजह से एयरप्लेन उड़ते हैं। अब हाल के वर्षों में जो एयर टरबाइन फ्यूल है उसके दामों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बहुत वृद्धि आई है
और भारत में एक समस्या ये है कि राज्य जो है अपने स्तर पे टैक्स लगाते हैं। भारत के राज्य 30% से ज़्यादा का टैक्स एयर टरबाइन फ्यूल पर लगाते हैं। अभी हाल में नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 22 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा और कहा कि आप एयर टरबाइन फ्यूल पर जो वैट लगा रहे हैं उसको कुछ कम करिए, क्योंकि इसकी वजह से एयरलाइंस बहुत घाटे में जा रहे हैं, उनकी लागत में बढ़ोतरी आ रही है। दूसरा इसी के साथ एक जुड़ा हुआ पहलू है कि हमने पिछले 5 से 7 वर्षों में देखा है कि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत कमजोर हुआ है। इसकी वजह से चूंकि हमारे पास एयर टरबाइन फ्यूल हम उत्पादन नहीं करते हैं, हमें बाहर से मंगाना होता है, तो अब जब डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, हमारे ऊपर डॉलर का अत्यधिक बोझ पड़ रहा है, तो इस स्थिति की वजह से भी हम इस स्थिति में नहीं है कि हम अपने एयरलाइंस कारोबार करने वाली कंपनियों को कुछ राहत दे सकें। उसके बाद तीसरा है कि कंपनियां खुद मानती हैं कि सरकार का बहुत ज़्यादा नियंत्रण है। सरकार ही दाम तय करती है कि कितने रुपए में एक पैसेंजर को टिकट दिया जाएगा, आपका रूट क्या होगा, कौन सी सेवाएं देनी है, संचालन का तरीका क्या होगा। और सबसे जो बड़ी बात एयरलाइंस कारोबार में समझने में दिखाई पड़ती है कि कंपनियों का कहना है कि सरकार अपने हिसाब से नियम तय करती है, क्योंकि उसकी भी अपनी एक कंपनी जो है वह एयरलाइंस बिजनेस में शामिल है। उसके बाद चौथी जो चीज़ है वो है लागत। अब कंपनियों का कहना है कि जो 5 बड़े एयरपोर्ट हैं देश के, दिल्ली, मुंबई, कोच्चि, बेंगलुरु, हैदराबाद, ये पांचों प्राइवेट जो है एक कंपनी है जो इसका देखभाल करती है, बाकी सरकारी कंपनियों के हवाले हैं। अब यहाँ आपको प्लेन खड़ा करना है, प्लेन उड़ाना है, प्लेन टेक ऑफ करना है, जो भी करना है उसके लिए आपको एक निश्चित शुल्क देना होता है। और ये शुल्क इतना ज़्यादा है कि कंपनियां कहती हैं कि इस शुल्क की वजह से हमारी लागत में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी आ जाती है, जिसकी वजह से हम अपना जो हमारा खर्च आ रहा है उसको हम निकाल नहीं पा रहे हैं पैसेंजर किराए के दम पे। उसके बाद से एक और चीज़ है कि भारत में नियमों को लेकर बहुत पेचीदा बनाया गया है। भारतीय एयरलाइंस कानून कहता है कि आपके पास मिनिमम 5 साल का अनुभव होना चाहिए और 20 एयरक्राफ्ट होने चाहिए, तब हम आपको विदेशी सेवा के लिए जरूरी लाइसेंस उपलब्ध कराएंगे। यानी कि आपको पहले 5 साल देश के अंदर अपनी सेवा देनी होगी और उसके बाद जब आपके पास 20 एयरक्राफ्ट मौजूद होंगे तब आप विदेशों में अपनी सेवा दे सकते हैं। अब कंपनियों का कहना है कि अगर हम विदेशों में सेवा नहीं देंगे तो हमें एक अच्छा पैसेंजर किराया नहीं मिलेगा, क्योंकि सिर्फ घरेलू उड़ान सेवा से हम अपने एयरक्राफ्ट का खर्चा, अपने मैनेजमेंट का खर्चा नहीं निकाल पा रहे हैं। और एक आखिरी बात ये है कि सरकार ने एफडीआई के नियमों में एक बदलाव किया। सरकार ने कहा कि कोई भी विदेशी कंपनी अगर भारत में आकर उड़ान व्यापार में शामिल होना चाहती हो तो उसके लिए 100% निवेश को जो है लागू किया जाता है। लेकिन अगर वही विदेशी कंपनी देश के किसी घरेलू विमान कंपनी में निवेश करना चाहती है तो इसकी जो मिनिमम जो तय किया गया वो 49% तय कर दिया गया। अब इसमें कंपनियों का क्या कहना है कि एयरलाइंस बहुत कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, यहाँ बहुत बड़े पूंजी की ज़रूरत है और आप हमको अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम विदेशों की बड़ी कंपनियों के साथ कोलाबोरेशन करके अपनी उड़ान सेवाओं को जारी रख सकें। आप ये जो नियम बना रहे हैं 49% और 100% का, आप इसको ऐसे समझिए कि आप विदेशी कंपनियों को 100% अलाउ कर रहे हैं कि आप आइए और हमारे घरेलू कंपनियों के समानांतर उड़ान सेवाओं में अपनी सेवाएं दीजिए। लेकिन आप हमें ये अलाउ नहीं कर रहे हैं कि हम बड़ी विदेशी कंपनियों से पैसा लेकर अपनी उड़ान सेवाओं को और ठीक कर सकें। तो ये कुछ कारण है जिसकी वजह से हाल फिलहाल में हमने देखा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जो एयरलाइंस कारोबार है वो बहुत मंदी स्थिति में चल रहा है और एयर पैसेंजर ट्रैफिक 18 से 20% बढ़ने के बावजूद भी, जो छोटे छोटे एयरपोर्ट हैं उनके बढ़ने के बावजूद भी, उड़ान जैसी स्कीम लाने के बावजूद भी ये देखा जा रहा है कि भारत में काम करने वाली एयरलाइंस कंपनियां घाटे में चल रही हैं। और गो फर्स्ट के उदाहरण ने ये साबित कर दिया है कि आने वाले समय में अभी ऐसे बहुत सी कंपनियों में ऐसे वित्तीय संकट दिखाई पड़ सकते हैं। नमस्कार, मैं विक्रांत। मुझे उम्मीद है काउंसिल की यह रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ऐसे ही अर्थव्यवस्था के तमाम मुद्दों पर, तमाम समीकरणों पर हम आपसे रूबरू होंगे और सामान्य भाषा में आपको बताएंगे कि इसके पीछे का कारण क्या है। जय हिंद, जय भारत, जय गो।